सही है। 3.11 करें। 3.11 द सम ढूंढना। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, सारे ऑड नंबर्स का सम ढूंढना है बिटवीन 200 एंड 300। 200 और 300 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उन सारे ऑड नंबर्स का सम ढूंढना है 200 और 300 के बीच में। ठीक है, यानी कि 201 प्लस 203 प्लस 205 प्लस 207 प्लस 209, फिर 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, इस तरह से कहाँ तक? 299 तक। ठीक है, 201 प्लस 203 प्लस 205 प्लस 207 प्लस 209 प्लस 211 प्लस 213 प्लस 215, इस तरह से या तो कैलकुलेटर पर मैं इंडिविजुअली इन सबको ऐड करता रहूं, एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि मैं अपने जो फॉर्मूले सीखे ना वो इस्तेमाल करूं। अब देखो, अगर मैं 201 से लेकर शुरू करता हूं ना, तो देखो 201, 203, 205, 207 और 209, कितनी चीजें हुई? 5 चीजें। वापस से 201, 203, 205, 207, 209, कितनी चीजें हुई? 5। इसी तरह से 211, 213, 215, 217, 219, 5 होंगी। इसी तरह से 221, 223, 225, 227, 229, 5 होंगी। तो कितनी चीजें होंगी? 50 चीजें होंगी ना, एक छोड़कर एक गिन रहा हूं मैं। 50 चीजें होंगी। पहली चीज 201 है, आखिरी चीज 299 है ना। और डिफरेंस भी पता है हमें, कौन सा? कितना? 2। तो हम सम का अगर फॉर्मूला लगाएं कोई भी, फॉर एग्जाम्पल n/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, तो देखो कितना आंसर आता है। और इतना ही आंसर जो है वो n/2 ए प्लस एल से भी आ रहा होता। कितना आ रहा है भाई 3.11 का आंसर? 1 to 500। क्लियर है भाई? कोई मसला? अच्छा मुझे बताओ, पहली टर्म क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 17वीं। 17वीं टर्म क्या है? 17th। अच्छा 299 कौन सी टर्म है? 50 पक्का? कैसे पता? कैसे पता? कौन सा फॉर्मूला लगाया? कौन सा बताओ, कैसे आया इससे 50? हमने दिमाग यूज किया ना। हमने ये देखा कि 200 से लेकर 210 के बीच में 5 है, तो 211 से 210 और 20 के बीच में भी 5 है। इस तरह देखा, फॉर्मूला थोड़ी लगाया, दिमाग लगाया ना।
दिमाग लगाया ना, और हमने देखा कि 50 है। लेकिन अगर फॉर्मूला लगाना हो तो क्या करेंगे, सुनो ज़रा गौर से। मिसाल के तौर पर 231 आ रहा है यहाँ पर, बताओ कौन सी टर्म है ये? 16th। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16वीं टर्म है 231। ये तो यहां पर आराम से मिल गया ना। अगर लेट से कोई मुझे बोले कि यार एक टर्म है जो कि है 231, ठीक है, ये टर्म वैल्यू है ना, ये क्या है, टर्म वैल्यू। साथ में लिखा हुआ कि जो ए है ना, ए यानी कि पहली टर्म है वो 201 है, और जो डी है ना वो 2 है। तो बताओ ये कौन सी टर्म है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है? तो तुम्हारा आंसर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 16 निकलेगा ना। ये 16वीं टर्म है ना 231। 201 203 205 207 इस तरह से गिनती करोगे तो 16वीं बार पे 231 आएगा। तो इसको टर्म वैल्यू के फॉर्मूले से निकाल सकते थे। टर्म वैल्यू n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे तुम लिखते 231, यहाँ पे तुम लिखते 201, यहाँ पे तुम लिखते n माइनस 1 और यहाँ पे लिखते d। फिर 231 में से 201 माइनस होता, कितना बचता, 30 बचता ना। 30 इज इक्वल टू n माइनस 1 2 लेफ्ट साइड पर जाकर क्या होता, डिवाइड होता, ठीक है ना। जब डिवाइड होगा तो क्या रह जाएगा, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n क्या आता, 16। ऐसा ही है ना। तो क्या इस तरह से भी हम मालूम कर सकते हैं ना कि कितनी कितनी टर्म्स है कहीं पर। मिसाल के तौर पर ये जो 50 हमने कॉमन सेंस से निकाला ना, ये जो 50 हमने कॉमन सेंस से निकाला, इसको हम ऐसे भी देख सकते थे कि यार अगर पहली टर्म हो 201, कॉमन डिफरेंस हो 2 का, और अगर एक टर्म हो जिसका नंबर है, जिसकी वैल्यू है 299, तो ये कौन सी वाली टर्म होगी। अगर मैं ये बोलूं पहली टर्म है 201, कॉमन डिफरेंस है 2, एक टर्म की वैल्यू है 299, मुझे ये मालूम करना था ना कि 201 और 299 कितनी चीजें हैं। तो n में मालूम कर लूं यूजिंग टर्म वैल्यू n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला यूज कर जिसमें मैं यहाँ पर 299 लिखूं, यहाँ पर मैं 201 लिखूं, यहाँ पर मैं n माइनस 1 2 लिखूं। अब ये 201 लेफ्ट साइड पर जाएगा और 299 से माइनस होगा तो क्या बचेगा, 98 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अच्छा 2 लेफ्ट साइड पर जाएगा, डिवाइड होगा, क्या होगा, 49। 49 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n क्या आता, 50। ठीक है, ऐसे भी आप मालूम कर सकते हो कि 299 तक कितनी चीजें हैं, 50 चीजें। सर इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि अगर सवाल ये होता कि सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ढूंढो बिटवीन 200 एंड 3031, ठीक है, तो उस सवाल में आपको n इस तरह से ढूंढना पड़ता। आप दिमाग तो यूज कर सकते लेकिन बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। अच्छा अगला, द सम ऑफ द सीरीज 1 3 over 5 n over 25 27 over 125 डॉट 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 टू इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी का क्या फॉर्मूला हमने देखा था, a अपॉन 1 माइनस आर। अच्छा r कैसे आएगा, सेकेंड टर्म यानी कि 3 over 5 माइनस, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 3 over 5 डिवाइडेड बाय 1 तो 3 over 5 ही रहेगा। तो सम क्या आएगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर फॉर्मूला था, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 over 5, क्या आता आंसर, 5 over 2, तो बी आंसर होगा। ये हमारा हमने सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, ये तब अप्लाई होता था जब r लेस देन 1 हो और n या तो मेंशन ही ना हो या तो ह्यूज हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक है। 3.13 सम ऑफ द सीरीज टू इंफिनिटी, अगेन r कैसे आएगा, सेकेंड टर्म 3 over 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 6,
आर कितना आता है ये बताओ? 3/2 डिवाइडेड बाई 6, 1/4 आता है? आता है ना 1/4? कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया? हाँ करा ना कैलकुलेट? पक्का? ऐसे कैलकुलेटर बगैर भी कर सकते हैं। 3/2 क्या होता है? 3/2 1.5 होता है। 1.5 डिवाइडेड बाई 6, 1.5 डिवाइडेड बाई 6, कैंसल आउट करोगे 6 में कितने 1.5 आते हैं? 4 आते हैं। बात समझे हो? देखो अगर आप कैलकुलेटर के बगैर करते 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी कि ये होता है 1.5/6। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1.5 है और इसमें 4 1.5 आता है। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। और सम कैसे कैलकुलेट करेंगे? a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। कितना आता है सम? 8। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला भी जितने लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं ली थी वो पोर्टल पर ज़रा चेक कर लो, ठीक है? जितने भी नए स्टूडेंट्स हो वो क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप भी करना, ताकि मैं आप लोगों को ग्रुप वगैरह में ऐड कर दूं। जितने ऑनलाइन भी हो नए स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू व्हाट्सएप, ताकि मैं तुम लोगों को क्यूएम के ग्रुप में ऐड कर दूं। और वो पोर्टल पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और मैंने यूट्यूब पर भी डाली हुई है, वो मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, अगला अगेन सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। आर कैसे आएगा? सेकेंड टर्म यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो कितना रहेगा? सेम रहेगा, है ना? सम कैसे आता है? सम इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। कितना आएगा? 2। 3.14 का आंसर सी। सही है भाई? थ्री 3.15 सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आर कैसे आएगा? सेकेंड टर्म यानी कि 1/1.1 पावर 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी कि 1/1.1। आर कितना आता है? 1/1.1, है ना? आप अभी फिलहाल कैलकुलेटर पे ही कर लो, लेकिन अगर इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। सम इज इक्वल टू ए यानी कि पहली टर्म यानी कि 1/1.1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 1/1.1। देखो कितना आता है? 10 आ रहा है? 3.16 द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14 यानी कि ए दिया हुआ एंड द सम यानी कि एडिशन, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली जो 5 टर्म्स थी उनका जो सम था, एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स, और पहली 10 टर्म्स का जो सम था, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट ऑपोजिट इन साइन, लेकिन साइन में ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और साइन का मतलब प्लस या माइनस। मिसाल के तौर पर लेट से अगर पहली 5 टर्म्स का सम है 10, मिसाल है कि अगर पहली 5 टर्म्स का, मिसाल है, हाँ सवाल में नहीं, अगर पहली 5 टर्म्स का सम 10 है तो इस सेंटेंस के हिसाब से पहली 10 टर्म्स का सम क्या होगा? -10 होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक 10 है तो दूसरा भी 10 होगा, लेकिन अगर एक प्लस का 10 है तो दूसरा माइनस का 10 होगा। या मिसाल के तौर पर अगर एक 4 है तो दूसरा -4 होगा, ठीक है? या मिसाल है कि अगर पहली 5 टर्म्स का सम -18 है तो पहली 10 टर्म्स का सम +18 होगा, ठीक है?
उससे बोले एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी पहली टर्म 14 है, पहली 5 टर्म्स का सम और पहली 10 टर्म्स का सम मैग्नीट्यूड में बराबर होता है लेकिन साइन में अपोजिट होता है। द थर्ड टर्म ऑफ द एपी, इसकी तीसरी वाली टर्म बताओ। ठीक है, अब हम एक चीज लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहली 5 टर्म्स का सम पहली 10 टर्म के सम के बराबर है? ऐसी बातें कर रहे हो यार, 10 और -10 बराबर है क्या? 10 और -10 बराबर है? 5 और -5 बराबर है? -18 और 18 बराबर है? नहीं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता ना, इसके हिसाब से भी नहीं लिख सकता। अगर पहली 5 टर्म्स का सम 5 है तो वो कह रहा है कि पहली 10 टर्म्स का सम जो है वो -5 होगा। तो क्या 5 और -5 बराबर है? नहीं है। अगर पहली 5 टर्म्स का सम -18 है, अगली 10 टर्म्स का वो सम वो बोलता है 18 होगा, तो क्या -18 इज इक्वल टू 18 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं सम पहली 5 टर्म्स का सम पहली 10 टर्म्स की सम के बराबर है? नहीं लिख सकता। लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। लेकिन अगर लेट से यूं लिख दूं, सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू माइनस सम ऑफ 10 टर्म्स, ऐसे लिख सकता हूं। क्यों सर? देखो, अगर पहली टर्म 5 टर्म्स का सम जो है वो 5 है, तो पहली 10 टर्म्स का सम कितना होगा? -5 होगा। तो एक बात तो तय हो गई कि 5 और -5 एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन 5 -5 के बराबर तो है ना। पहली 5 टर्म्स का सम पहली 10 टर्म्स का सम मल्टीप्लाइड बाय माइनस के साइन के बराबर है ना? सही है ना? मैंने सीधे हाथ पर एक माइनस का साइन डाल दिया इक्वल्स टू में, इसलिए क्योंकि माइनस का साइन डाल दूंगा तो वो माइनस वाली चीज को पॉजिटिव कर देगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहली 5 टर्म्स का सम माइनस पहली 10 टर्म्स के सम के बराबर होगा। अब आपको ए पता है ना? अच्छा, सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का एक फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, अगर पहली 5 टर्म्स के सम की बात करें, पहली 5 टर्म्स के सम की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं n/2 यानी कि 5/2 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 14 प्लस n-1 यानी कि 5-1 इंटू डी। ये पहली 5 टर्म्स का सम आ गया, इज इक्वल्स टू माइनस और फिर n/2 यानी कि 10/2 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 14 प्लस 10-1 इंटू डी। पहली 5 टर्म्स के सम का फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस और फिर पहली 10 टर्म्स के सम का फॉर्मूला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि डी की वैल्यू आ जाए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो 5/2 क्या होगा? 2.5 हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं ना, 5/2 2.5 होता है ना, 2.5। अच्छा, ब्रैकेट में क्या है? 2 इंटू 14 28 और यहां पर क्या है? 5-1 4 डी इज इक्वल टू माइनस का साइन। अच्छा, यहां पर इस साइड पर आते हैं, 10/2 क्या होगा? 5 हो जाएगा। अच्छा, फिर 2 इंटू 14 28 और 9 डी। सही है। अच्छा, फिर एक काम करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 और 28 को मल्टीप्लाई करो, 70 बनता है। फिर 2.5 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 10 डी।
अच्छा यहां पर क्या है, 5 28 से मल्टीप्लाई होगा तो 140 ना, 2.5 28 से मल्टीप्लाई हुआ था 70 बना, तो 5 28 से मल्टीप्लाई होगा 140 डबल है, और 5 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा 45। फिर क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो यहां पर माइनस का 140 और माइनस का 45 डी आ रहा है, और यहां पर 70 और प्लस का 10 डी आ रहा है। ठीक है, अच्छा माइनस का 45 डी जो है वो अगर सीधे हाथ पर जाएगा, ओ सॉरी उल्टे हाथ पर जाएगा, तो 55 डी, और 70 इधर सीधे हाथ पर आएगा तो माइनस 210। ऐसा ही हो रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा कुछ। अच्छा डी कितना आ गया, माइनस, देखो जरा, -42/11। किसी ने सॉल्व किया हुआ है ये सवाल, पता नहीं शायद गलती ना कर दी हो, खैर -42/11 आ रहा है। अब हमें क्या ढूंढना था, थर्ड टर्म, हमें क्या ढूंढना था, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे ढूंढेंगे, टर्म वैल्यू का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, कितना आएगा, a प्लस n-1 इंटू डी ना, करो 14, अच्छा 3 - 1 2, 2 इंटू -42 इज -84/11। सॉल्व करना जरा इसको, फोर्टीन में से माइनस होगा 84/11 ना, क्या आ रहा है 70/11, 70/11 आ रहा है, सही है। तो ए आंसर हुआ, क्यों 70/11, 70/11 6 होल 4/11 के बराबर होता है ना, 11 11 11 11 11 66 66 तक 6 बन गए और 4 एक्स्ट्रा रह गए, 70/11 यानी कि ए आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जब तुम लोग वापस से वीडियो देखोगे तो इसको जरूर रिवाइज करना। तो 3.16 का आंसर ए होगा, सही है। कोई मसला इसमें, कोई मसला इसमें, 70/11 का मतलब 6 होल 4/11 बना, ठीक है। ये वाला सवाल आप लोग दोबारा से लेक्चर में जरूर देखना। 3.17, हाँ भाई सही है, -42/11, सॉरी 70/11 आंसर फाइनल वाला। चलो जी अगला 3.17,
द फर्स्ट and the last term of an AP are -4 and 146, यानी कि आपको A दिया हुआ है -4 और L दिया हुआ है 146. The sum of the terms is 7171. The sum of the terms is 7171. इन सारी टर्म्स का जो सम है ना वो 7171 है. The number of terms is, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n ढूंढना है ना, n ढूंढना है ना. सम का एक फॉर्मूला होता है, सम इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l. आपको सम दिया हुआ है 7171, एन आपको ढूंढना है. आपको a दिया हुआ है -4 और l दिया हुआ है 146. ठीक है, तो ये 7171 इंटू 2 कितना होगा? पहले तो 7171 मल्टीप्लाइड बाय 2 बता रहे हो ना, 14342 इज इक्वल्स टू n यहां पर. अच्छा, ये -4 और 146 142 n कर देते हैं. तो n जो है वो निकालने के लिए 14342 डिवाइडेड बाय 142 101 ये आंसर होगा. सही है भाई. 3.18. इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, पैसा क्या होता है? पैसा पैसा क्या? यार अब तो ये कॉमन नहीं है. 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं. ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं. जब हम लोग क्लास 1 क्लास 2 में होते थे तो उस वक्त, मतलब क्लास 3 क्लास 4 की बात है, तब 2 रुपए और 1 रुपए की नोट होती थी. आपने देखी 1 रुपए की नोट ब्राउन कलर की, 2 रुपए की नोट पर्पल रंग की आती थी. ठीक है, 5000 की तो नोट होती भी नहीं थी, 1000 रुपए की नोट बहुत बड़ी नोट होती थी. और सिक्के आते थे, ये जो अभी 5 रुपए का सिक्का है ना, ये एक जो है ना वो फूल बना हुआ सिक्का होता था, वो 5 पैसे का, 10 पैसे का. मतलब 10 पैसे का मतलब ये कि 1 रुपए का 10वां हिस्सा, 25 पैसे, 50 पैसे. ये जो छालियाँ वगैरह होती थी, शाही वगैरह, ये 1 रुपए में 4 आती थी. 1 रुपए में 4 आती थी. हाँ ठीक है, तो एक खरीदनी है तो कैसे खरीदेंगे? 25 पैसे का सिक्का होता था, 20 पैसे का, 10 पैसे का, इस तरह से 50 पैसे का सिक्का होता था. ठीक है, अब तो 5 रुपए और 1 रुपए और 2 रुपए का ही सिक्का है ना, 10 का भी है, 50 का भी है, इस तरह. तो ठीक है, लेकिन जनरली जो है वो 1, 2 और 5 का ही है. तो आपके पास जो है वो 1 रुपए वाला सिक्का है ना, वो भी मतलब जब शायद मैं ओ लेवल्स या ए लेवल्स में आया हूँगा तब, या उससे थोड़ा सा पहले 2-4 साल, शायद क्लास 5-6 में आया था पहली बार. 1 रुपए का सिक्का आ रहा है, 2 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का आ रहा है. ठीक है, तो पहले जो है, पहले 5 रुपए की नोट भी थी ना, पहले 5 रुपए की नोट भी होती थी, 1 रुपए की नोट भी होती थी, 2 रुपए की नोट भी होती थी, और 1 रुपए में जो 100 पैसे हैं वो भी होते थे. और तंदूर की रोटी जो अभी शायद 15-20 रुपए की है, वो 2 रुपए की होती थी. तो 10 रुपए में 5 आ जाती थी. सही है, तो
यहाँ पर ये जो 1 पैसा लिखा है ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। जिस तरह से अब हम डॉलर्स के बारे में सुनते हैं ना कि $1 में 100 सेंट होते हैं, $1 में 100 सेंट होता है ना, वहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं ऐसा थोड़ी है $3 या $2, यूँ $2.5 की भी होती हैं, $1.30 की भी होती हैं। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है इफ़ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा द नेक्स्ट डे, 4 पैसा द सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन, देन योर टोटल सेविंग इन 2 वीक्स विल बी। अगर आप आज 1 पैसे की सेविंग करो, 1 पैसे का क्या मतलब हो गया, 1 रुपए का 100th हिस्सा, ठीक है। फिर 2 पैसे बचाओ, फिर 4 पैसे बचाओ। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या पहले, दूसरे और तीसरे दिन की जो वैल्यूज दी हुई है इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं है, सेम नहीं है। 1 और 2 के बीच में 1 का फर्क है, 2 और 4 के बीच में 2 का फर्क है, लेकिन ये कॉमन रेशियो पे चल रहा है। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आता है, या 4 डिवाइडेड बाय 2 भी 2 आता है। तो वो बोलता है कि 2 हफ्ते में तुम कैसे कितने पैसे बचा लोगे? 2 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 14 डेज होते हैं। वो आज भी यही है, ठीक है, सेम है। तो अगर मैं ये बोलूं कि 14 डेज है, पहले दिन में 1 पैसा बचा रहा हूं, ए मेरा 1 है और आर जो है वो 2 है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का क्या फॉर्मूला था? ए आर पावर n -1 अपॉन आर -1। तो ये आ जाएगा आपका 41, यहाँ पर आएगा आपके पास 2 पावर 14 -1 अपॉन 2 -1। सॉल्व करो इसको, 2 की पावर 14 -1, नीचे तो 2 -1 1 आ जाएगा, बाहर भी 1 है तो फायदा ही नहीं है। 2 पावर 14 -1 कर दो, क्या आंसर आता है? क्या आंसर आता है? पूरा आंसर बताना। 16383 16383 आ रहा है। इसके बाद वापस से आगे 163.8 नहीं, चेक करो, यही आ रहा है ना, 16383 आ रहा है। नहीं, बुक में भी गलत नहीं है। देखो ये क्या है, ये पैसा है, पैसा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो अगर मुझे पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो फिर मैं 16383 को 100 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि वो 163.83 रुपीस बने। बुक में आंसर जो है वो पैसा में नहीं है, रुपीस में। तो आपको पैसा, आपका तो आंसर पैसा में आया ना, क्योंकि सारी वैल्यूज पैसा में थी, तो आपने फिर उसको 100 से डिवाइड किया और उसको रुपीस में कन्वर्ट किया, तो वो 163.83 रुपीस बन रहा। सही है। फिर अगला आता है 3.19। 3.19 में लिखा हुआ है अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट ₹3000 पर मंथ। एक बंदा है और उसकी 1 महीने की तनख्वाह जो है वो 3000 है, एंड ही वुड गेट एन इंक्रीज ऑफ ₹100 पर ईयर इन हिज मंथली सैलरी। और उसको 100 रुपए उसकी तनख्वाह में बढ़ाए जाएंगे हर साल। उसकी 100 रुपए जो बढ़ाए जाएंगे हर साल, वो उसकी माहाना तनख्वाह में बढ़ाए जाएंगे, माहाना तनख्वाह में। The total amount which he receives in 25 years and the monthly salary in the year in the last year are। अब देखो पहला साल जो होगा ना, पहला साल, फर्स्ट ईयर, पहले साल के जनवरी में इसकी क्या तनख्वाह होगी? पहले साल के फरवरी में इसकी क्या तनख्वाह होगी? मार्च में, अप्रैल, मई, जून, कितनी हो जाएगी? दिसंबर में भी। तो टोटल पूरे साल में क्या तनख्वाह होगी? पूरे साल की तनख्वाह तो 36 बनी ना, 12 महीने 3000 के हिसाब से 36,000। दूसरे साल की बात करते हैं। अगर हम दूसरे साल की बात करेंगे
तो जनवरी में इसकी तनख्वाह क्या होगी, फरवरी में क्या होगी, मार्च में क्या होगी, अप्रैल में क्या हो जाएगी, मई, जून, पूरे साल की क्या हो जाएगी 37,200। 37,200 कैसे आया, 3100 को 12 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा भी कर सकते थे ना कि 36,000 में से 36,000 में 1200 ऐड कर दो। 36,000 में 1200 क्यों ऐड कर दे, हर महीने 100 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो पूरे साल के 1200 ज्यादा मिलेंगे। तीसरे साल पर आते हैं। तीसरे साल के पहले महीने में कितनी तनख्वाह होगी, 3,200। फरवरी में 3,200। पूरे साल में 38,400। या तो इंडिविजुअली आप 3200 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप 37,200 में एक बार 1200 ऐड कर दो, है ना। अब उसने हमसे ये पूछा कि अगर ये सिलसिला हो तो द टोटल अमाउंट विच ही रिसीव्स इन 25 ईयर्स, 25 साल अगर ये जॉब करता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, तो 25 साल गुजर जाने के बाद इसको टोटल पैसा कितना मिलेगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने के कितने नए तरीके हैं, दो। एक तरीका यह है कि आप सालाना बेसिस पर वर्किंग करो, पहला तरीका क्या है, सालाना बेसिस पर वर्किंग करो, और दूसरा तरीका है कि माहाना बेसिस पर वर्किंग कर कर उसको 12 से मल्टीप्लाई करना। पहले पहला तरीका सीख लेते हैं। अगर हम पहले तरीके की बात करते हैं ना, अगर हम पहले तरीके की बात करते हैं तो कितने साल हैं, 25। एन कह लेते हैं कि हम 25 है। जो पहला साल है उसमें कुल पूरे साल में मिलाकर ये कितनी रकम अपने घर लेकर जा रहा है, 36,000। तो ए हम कह देते हैं 36,000 है। हर अगले साल जो तनख्वाह है, अगर पहले साल की टोटल तनख्वाह 36,000 है तो दूसरे साल की टोटल तनख्वाह कितनी होगी, इसका मतलब 1200 ज्यादा होगी। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई ना, पहले साल के टोटल मुकम्मल तनख्वाह 36,000, अगले साल की टोटल मुकम्मल 12 महीने की तनख्वाह 37,200, उससे अगले साल के टोटल सारे महीने की मुकम्मल तनख्वाह 38,400, यानी कि 1200 1200 1200 1200 1200 इंक्रीज हो रहा। तो अब अगर मुझे ये मालूम करना हो कि 25 सालों में इसने टोटल कुल कितना कमाया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम करना है ना हमें, है ना। सम का फॉर्मूला हम लगाएंगे और हम क्या करेंगे, n/2, n/2 यानी कि 25/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी कि 25-1 इंटू डी, कितना आएगा, 126,000,000। ठीक है, देखो ये मैंने सालाना काम कर लिया कि भाई पहले साल की क्या टोटल तनख्वाह, हर साल तनख्वाह कितने से बढ़ रही है, 1200, और हमने n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सही है। अच्छा, इस सवाल की दो रिक्वायरमेंट थी, एक ये था कि आप इसको ये बता दो कि पूरे 25 सालों में इसकी सैलरी क्या होगी, दूसरा उससे ये पूछा था कि आखिरी वाले साल में माहाना सैलरी क्या होगी, आखिरी वाले साल में माहाना सैलरी क्या होगी। एक तो मैनुअल तरीका है, मैनुअल तरीका ये है कि देखो पहले साल के हर महीने तनख्वाह क्या है 3,000,
अगले साल के हर महीने तनख्वाह होगी 3,100, अगले साल के हर महीने तनख्वाह होगी 3,200, फिर 3,300, 3,400, 3,500, 3,600, 3,700, 3,800, 3,900, 4,000, 4,100, 4,200, 4,300, 4,400, 4,500, 4,600, 4,700, 4,800, 4,900, 5,000, 5,100, 5,200, 5,300, 5,400। देखो पहले साल के हर महीने तनख्वाह 3,000, फिर 3,100, 3,200, 3,300, 3,400, 3,500, 3,600, 700, 800, 900, 4,000, 4,100, 4,200, 4,300, 4,400, 4,500, 4,600, 700, 800, 900, 5,000, 5,100, 5,200, 5,300 और 5,000 और 400 रुपये। 25वें साल के हर महीने माहाना जो इसकी तनख्वाह होगी वो 5,400 होगी। या तो ये लिस्ट बना लो, ऐसा ही है ना। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी होगा वैसे। लेकिन अगर हम लिस्ट ना बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक महीना पिक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जनवरी का महीना पिक कर लेते हैं। जनवरी में क्या हो रहा है, जनवरी में हर महीने तनख्वाह कितनी होती है? 3,000 पहले साल के जनवरी में, दूसरे साल के जनवरी में, तीसरे साल के जनवरी में, फिर चौथे साल के जनवरी में। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पहले साल के जनवरी में तनख्वाह होती है 3,000 और हर साल के जनवरी वाले महीने में तनख्वाह 100 रुपये ज्यादा होती है। 25वां साल 25वां जनवरी होगा, पहले साल का पहले जनवरी, दूसरे साल का पहले जनवरी, तीसरे साल का जनवरी, चौथे साल का जनवरी, पांचवें साल का जनवरी। तो हम टर्म वैल्यू ढूंढ लें ए प्लस n-1 इंटू डी से कितना आएगा? ये भी 5,400 आ रहा होगा। उससे हमसे ये पूछा था कि जो 25वां साल होगा उस 25वें साल की माहाना तनख्वाह कितनी होगी। जो 25वां साल होगा उस 25वें साल की माहाना तनख्वाह कितनी होगी, ये उसने पूछा था हमसे। ठीक है। अच्छा, सम का एक और तरीका भी है। अभी मैंने सम जब निकाला है, मेरा आंसर 1,260,000 आ रहा है ना। इसमें मैंने ए क्या लिया था? ए लिया था कितना? सम जब सम निकाला था तो मैंने ये देखा था कि पहले साल टोटल उसकी तनख्वाह कितनी बनती है, यानी कि ए 36,000 लिया था, है ना। और डी क्या लिया था? क्यों? क्योंकि हर साल उसकी जो तनख्वाह है वो टोटल 1,200 इंक्रीज हो जाती है। और हमने देख लिया कि 25 साल में टोटल उसको कितनी तनख्वाह मिलेगी। क्या मैं एक ही जगह 3,000 लिख सकता था? हम क्या करते हैं, हम एक और तरीका ये कर सकते थे कि हम ये करते कि पहले, सुनना जरा, पहले साल के जनवरी की तनख्वाह 3,000, दूसरे साल की जनवरी की तनख्वाह 3,100, तीसरे साल के जनवरी की तनख्वाह 3,200। हम 25 साल के जनवरी की तनख्वाहों का टोटल कर लेते। पहले साल का जनवरी, दूसरे साल का जनवरी, तीसरे साल का जनवरी, चौथे साल का जनवरी, 25 सालों के जनवरी की तनख्वाहों का टोटल कर लेते। ठीक है, 25 साल के जनवरी की तनख्वाहों का टोटल कर लेते। अब जितनी
25 साल के जनवरी के महीनों में तनख्वाह मिली होगी 3,000, 3,100, 3,200, 3,300। वही सिस्टम फरवरी में चला होगा, फरवरी के भी पहले महीने में 3,000, फिर दूसरे साल के फरवरी में 3,100, तीसरे साल के फरवरी में 3,200। वही सिस्टम मार्च में भी चला होगा। तो हम क्या करते हैं, हम 25 साल के जनवरी के महीनों की, रादर देन के एक साल 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 पर चलें, बल्कि 25 साल के जनवरी के महीनों की तनख्वाहों का टोटल करते और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। जो सिस्टम जनवरी में चला होगा वही सिस्टम फरवरी में चला होगा, वही सिस्टम मार्च में चला होगा। इस तरीके से भी आंसर आता। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सम कैलकुलेट करने के लिए n कितना होता 25, क्योंकि 25 साल में 25 जनवरी आएंगे ना, हर साल एक ही जनवरी आएगा, 25 साल में 25 आएंगे। तो n/2, 2 इंटू a, अब a कितना होता 3,000, इसलिए क्योंकि अब मैं सालाना बेसिस पर वर्किंग नहीं कर रहा बल्कि मैं माहाना बेसिस पर वर्किंग कर रहा हूं, तो ए मैं पहले साल वाला जो जनवरी है उसकी तनख्वाह लिख देता हूं, प्लस n-1 यानी कि 25 - 1 इंटू डी कितना आता 100 आता। 100 क्यों आता सर, क्योंकि अब मैं सालाना वर्किंग तो नहीं कर रहा, सालाना बुनियाद पर तनख्वाह का इजाफा 1200 है, माहाना बेसिस पर हर जनवरी का 3,000, 3,100, 3,200, 100 रुपए से बढ़ती है तनख्वाह। इसका आंसर क्या आता बताओ, जल्दी कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे। 25 - 1 24 होता है, 24 इंटू 100 2400, 2400 और 6,000 8,400, 8,400 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो। एक लाख 5,000, 1,05,000। अच्छा, ये 1,05,000 है क्या, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नवें 10वें 11वें 12वें 13, 25 सालों के जनवरी की तनख्वाह का टोटल है। और जितना मैंने 25 सालों के जनवरी के महीनों में कमाया इतना ही 25 सालों के फरवरी के महीनों में कमाया होगा, इतना ही 25 सालों के मार्च के महीनों में कमाया होगा। तो मेरी जो टोटल 25 सालों की तनख्वाह होगी वो 1,05,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। क्या यही आंसर आता है? ठीक है, तो 3.19 का आंसर डी होगा। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है इस पे? चलो जी, 3.20 ठीक है। Three numbers are in AP. Three numbers are in AP, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, and their sum is 21. 3 नंबर्स हैं, कौन से 3 नंबर ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उन 3 नंबर्स का टोटल जो सम आ रहा है वो 21 आ रहा है। If 1, 5, 15 are added to them respectively, अगर मैं पहली वाली टर्म में 1 ऐड कर दूं, दूसरी वाली टर्म में 5 ऐड कर दूं, तीसरी वाली टर्म में 15 ऐड कर दूं, दे फॉर्म अ जीपी। तो एक जीपी बन जाएगी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। द नंबर्स आर, ये कौन से नंबर्स हैं? ठीक है, देखो एक तो हम यूं करते हैं ना कि हम पहले तो हम जो है ना वो सवाल से सॉल्व करते हैं, वैसे इसका डायरेक्ट तरीका भी है। देखो 5, 7 और 9 का सम कितना होता है? 9, 5, 7 का सम क्या होता है? 7, 5, 9 का सम क्या होता है? 21, है ना। तो पहली इसकी कंडीशन क्या थी? 3 नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 21। क्या इससे मुझे पता चल रहा है क्या आंसर क्या होगा? नहीं पता चल रहा ना। दूसरी कंडीशन क्या थी? इफ 1, 5, 15 आर एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली, अगर पहली टर्म में 1, दूसरी टर्म में 5 और तीसरी टर्म में 15 ऐड किया जाए तो क्या बन जाएगा? जीपी। अब एज्यूम करो, एज्यूम करो कि तुम्हारे पास वो जो 3 टर्म्स है ना वो है 5, 7, 9।
ऐसे ही एज्यूम करो 5 7 9 है, 5 में 1 ऐड करो क्या बनेगा 6 बनेगा, 7 में 5 ऐड करो 9 में 15 ऐड करो, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई? इसलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई क्योंकि इसमें r जो है वो 2 आ रहा है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का आंसर 12 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर भी 2 आता है, और 24 डिवाइडेड बाय 12 का आंसर भी 2 आता है, तो इसका आंसर तो ए होगा। इनका सम क्या बन रहा है 21, और अगर पहली में 1 दूसरी में 5 और तीसरी में 15 ऐड करते हैं तो जो नंबर्स आते हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी, सर ये कहीं और पे भी हो सकता था, मिसाल के तौर पर 9 5 7 में हो रहा है क्या ऐसा कुछ, 9 में 1 ऐड करो, 5 में 5 ऐड करो, 7 में 15 ऐड करो, क्या ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है? नहीं, क्यों? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म से 1 आंसर आ रहा है, लेकिन थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म से आंसर 1 सेम आंसर नहीं आ रहा। अच्छा 7 5 9 वाले केस में क्या ऐसा होगा, 7 में 1 ऐड करो 8, 5 में 5 ऐड करो 10, और 9 में 5 15 ऐड करो 24, ये भी नहीं बन रहा ना, ये भी नहीं बन रहा। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आंसर क्या है, आंसर ये है, लेकिन हमें तो इसको सॉल्व करना होगा ना, हमें तो इसको सॉल्व करना होगा, हम आंसर से तो नहीं चलेंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा 3.20, तीन चीजें जो एपी में है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसका क्या ए पता है, पहली टर्म पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की? नहीं पता ना। अब एज्यूम कर लो कि ए जो है ना, यानी कि जो पहली टर्म है ना वो है एक्स, कहां से आया एक्स, कहां से आया, एज्यूम किया। कॉमन डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नहीं पता है, पता है ना, वाई है, एज्यूम किया, सही है। अब अगर तीन चीजें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और उनका सम 21 बन रहा है, तो पहली टर्म x होगी, दूसरी टर्म x प्लस, और तीसरी टर्म पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं दूसरी टर्म बन जाती है, दूसरी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तीसरी टर्म बन जाती है। अगर 5 7 9 है तो 5 में 2 ऐड किया 7 पे गए, 7 में 2 ऐड किया तो 9 पर गए। तो अगर a जो है वो x है तो वो तो पहली टर्म हो गई, उसमें एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, y को ऐड किया, दूसरी टर्म हो गई, उसमें एक और बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो तीसरी टर्म हो गई, है ना। तो ये क्या बन गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को प्रूव भी कर सकते हो, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि x प्लस वाई माइनस एक्स, वाई आएगा, और थर्ड टर्म माइनस एक्स सेकेंड टर्म यानी कि x प्लस 2y माइनस एक्स प्लस वाई, तो y आएगा, ठीक है। और उससे क्या बोला था, इन तीनों का सम कितना होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, है ना। अच्छा अब ये x 3x 3y हो गया, देखो ये कैसे आया, ये कैसे आया भाई, तीनों टर्म्स का सम जो है वो 21 के बराबर था ना, पहली दूसरी तीसरी टर्म तीनों को ऐड करते तो 21 आना चाहिए, तो मैंने तीनों को ऐड किया और 21 आ रहा। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 21, दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करो तो क्या मैं कह सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, और x इज इक्वल्स टू 7 माइनस वाई, ठीक है। इसमें कोई मसला, पहली टर्म x, दूसरी टर्म x प्लस वाई, तीसरी टर्म x प्लस 2y, तीनों को ऐड किया 21 बनना चाहिए, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 21 बनना चाहिए, x प्लस वाई जो है वो 7 बनना चाहिए, और x जो है वो 7 माइनस वाई बनना चाहिए। फिर इससे क्या बोला था, अगर हम 1 ऐड करते हैं किसमें, पहली टर्म में,
पहली टर्म क्या थी? x में 1 ऐड करो, क्या बनेगा? x प्लस 1 बनेगा। उसने बोला था कि अगर तुम पहली टर्म में 1 ऐड करोगे, यानी कि पहली टर्म अगर x है उसमें 1 ऐड करोगे तो x प्लस 1 बनेगा। दूसरी टर्म जो है वो क्या है? x प्लस वाई है, उसमें अगर तुम 5 ऐड करोगे यानी कि x प्लस वाई प्लस 5। और तीसरी टर्म जो है वो क्या है? x प्लस 2y, उसमें अगर तुम 15 ऐड करोगे यानी कि इसको तुम बना दो एक x प्लस 2y प्लस 15, तो ये तीनों क्या बन जाएंगी? ये तीनों क्या होंगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होंगी। ठीक है, अब अगर ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होंगी तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो क्या मैं ये कह सकता हूं x प्लस वाई प्लस 5 यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय x प्लस 1 यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस 15 डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस 5। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, है ना? अब हमें यह भी पता है ना x किसके बराबर है? 7 माइनस वाई के। हमने यहां पर ये लिखा ना कि भाई x जो है वो 7 माइनस वाई के बराबर है। x जो है वो 7 माइनस वाई के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां 7 माइनस वाई लिख देते हैं और हम इसको यहां पर मैं एडजस्ट करता हूं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई प्लस 5 ना, तो वो क्या बन जाएगा? 7 माइनस वाई प्लस वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई नीचे क्या था? x प्लस 1, तो ये 7 माइनस वाई प्लस 1। फिर यहां पर क्या है? x यानी कि 7 माइनस वाई प्लस 2y प्लस 15 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा? 7 माइनस वाई प्लस वाई प्लस 5। जहां जहां x था वहां वहां मैंने 7 माइनस वाई लिख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब 7 5 12 वाई माइनस वाई और प्लस वाई खत्म ना, नीचे क्या होगा? 8 1 7 1 8 माइनस वाई। अच्छा यहां पर क्या होगा? 7 और 15 22 माइनस वाई और प्लस 2y प्लस वाई। अच्छा नीचे क्या होगा? 7 और 5 12 और वो माइनस वाई प्लस वाई खत्म हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 12 कितना होता है? 144 इज इक्वल्स टू, यहां पर आपके पास 22 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस वाई, है ना? तो अब ये 144 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 8 कितना होता है? 160 176। फिर 22 माइनस 22y, फिर प्लस 8y और फिर माइनस वाई का स्क्वायर। अच्छा अब अगर ये 144 सीधे हाथ पर आ जाए, 176 में से 144 माइनस करो, कितना? 32 माइनस -14y प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये बन गया वाई स्क्वायर -14y प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। ए कितना? मैंने पोजीशन चेंज ही नहीं करी ना, 0 भी तो उधर गया है।
अच्छा वाई स्क्वायर माइनस में, हाँ सही है, एक मिनट, ये चीज माइनस में है ना, ये माइनस का वाई स्क्वायर है। अच्छा तो अब एक मिनट, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वाई स्क्वायर, फिर 14y माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। ए आ गया 1, बी आ गया 14 और सी आ गया -32। तो अब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a -14, इस अंडर रूट को सॉल्व करो, अंडर रूट कर कर अंडर रूट ऑफ 96 कर लो ना, 96 आ रहा है। अच्छा 14 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 32, एटीन, हाँ भाई 14 का स्क्वायर कितना बनता है, और इसमें 4 इंटू 32 को ऐड कर दो, और उसको फिर अंडर रूट में ले जाओ, 18 आ रहा और नीचे 2 है, तो y की दो वैल्यूज क्या होंगी, -14 प्लस 18 अपॉन 2, या फिर -14 माइनस 18 अपॉन 2। -14 प्लस 18 अपॉन 2 का मतलब हो गया कि पहली y की वैल्यू क्या आ रही है 2, और यहां पर क्या आती है -16। ये हमारी y की दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, ये अभी हमारी फिलहाल y की वैल्यू आई है। अब यहां पर आपके पास आपने ये देखा था कि x जो है ना वो 7 माइनस वाई के बराबर है ना, तो अगर मिसाल ले लेते हैं कि अगर y 2 होगा तो x कितना होगा, 7 माइनस 2 यानी कि 5, और हमारे पास तीन टर्म्स क्या थी, x प्लस वाई और x प्लस 2y। इस हिसाब से जो सीरीज बनेगी वो 5, 7 और 9 बनेगी। x 5 है, y जो है वो 2 है, तो x प्लस वाई जो है वो 7 हो गया, और x प्लस 2y जो है वो 5 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 9 हो गया। देखो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास अगर 2 है तो इस हिसाब से x प्लस वाई और x प्लस 2y की वैल्यू 5, 7, 9 बन गई। लेकिन अगर मेरे पास y जो है वो -16 हो, अगर जो है वो y मेरे पास -16 हो, तो उस केस में x कितना होगा, 7 माइनस 16 कितना आएगा, 7 माइनस 16 यानी कि 23। इस केस में तीन टर्म्स क्या बनेंगी, पहली है x यानी कि 23, दूसरी है x प्लस वाई यानी कि 23 माइनस 16। 23 माइनस 16 क्या बनता है, 7। तीसरी है x प्लस 2y यानी कि 23 में से माइनस कर दो 32 को, कितना बचेगा, -9। देखो अगर y की वैल्यू 2 होगी तो फिर x की वैल्यू 5 होगी, उसके हिसाब से 5, 7, 9 आ रहा है। लेकिन अगर y की वैल्यू -16 हुई तो फिर x की वैल्यू 7 माइनस 16 यानी कि 23 हो जाएगी।
और उस हिसाब से x 23, x प्लस वाई 23 माइनस 16 यानी कि 7, और फिर x प्लस 2y यानी कि 23 माइनस 2 इंटू 16 यानी कि -9। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए थे ना उसमें हमें 579 ही आंसर दिया हुआ था, तो हमने बोला भाई हमारा आंसर 579 है, ये 3 टर्म्स है, इनका सम 21 बनता है। और अगर पहली में 1 ऐड करो तो 6, दूसरी में 5 ऐड करो तो वो 12, और तीसरी में अगर 15 ऐड करो तो वो 24 बनता है, और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है। लेकिन क्या यहां पर भी ये बातें सच हो रही थी? तुम 23, 7 और -9 का सम करो, 21 बनता है, बनता है 21। और अगर पहली वाली टर्म में 1 ऐड करो यानी कि 23 में 1 ऐड करो तो कितना? 24। 7 में ऐड कर दो 5 तो कितना? और -9 में ऐड कर दो 15, कितना? 6। तो क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है? बन रही है। कैसे बन रही है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1/2, या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, वो भी बन रहा है। ठीक है, तो आंसर 23, 7 -9 भी है, आंसर 5, 7, 9 भी है। 5, 7, 9 का सम भी 21 बनता है, 23, 7 -9 का सम भी 21 बनता है। 5, 7, 9 में भी अगर आप पहली में 1, दूसरी में 5 और तीसरी में 15 ऐड कर दो, और अगर 23, 7 -9 में भी ऐसा ही करो तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनती है। हम सिर्फ जाहिर है वही आंसर सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइडेड आंसर है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3.20 का ए प्रोवाइडेड आंसर था। दूसरा आंसर होता या दो ऑप्शंस होते कि भाई चूज 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो फिर आपके पास 2 आंसर्स भी आते। आपका अब पेपर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी होंगे। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना कि अगर आपके पास यूँ लिखा हुआ होता कि नीचे दिए गए 2 आंसर सही हैं, 2 सेलेक्ट करो, तो आपने फिर दोनों सेलेक्ट करने होते। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, बट आपको इसीलिए ये सारी वर्किंग करनी पड़ती और आपको ये दोनों आंसर्स देखने पड़ते हैं। चलो जी, आज की क्लास में 20 सवाल किए हमने। अब आप लोग जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो ग्रुप पर।